नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी महापंचायत में। और बजट से ठीक पहले हमने ये महापंचायत लगाई है जहां हम कमोडिटी मार्केट की तमाम उम्मीदों पर चर्चा करने वाले हैं। उन उम्मीदों से क्या उसमें से ऐलान होता है, क्या इंप्लीमेंट हो पाता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जेम ज्वेलरी से लेकर एग्री सेक्टर तक, साथ ही पूरे कमोडिटी मार्केट को क्या चाहिए, तमाम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। श्री रेणुका शुगर्स के अतुल चतुर्वेदी जी हैं, धन के को फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता, इफ्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जय, आपके पास ही आएंगे। हमेशा की तरह आप लोगों की दो उम्मीदें हमेशा रहती है, एक जो बैन किए गए एग्री वायदा है उसे वापस से लाया जाए मार्केट में, और दूसरी उम्मीदें है कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में राहत दी जाए। हालांकि ये उम्मीदें कितनी पूरी होती है, क्या होता है, ये तो कल पता चलेगा। आप बताइए, इस बार कुछ नई उम्मीदें हैं क्या आप लोगों की? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोगों ने थ्रू CPAI कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं करंट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों ने दो उम्मीदें रखी हैं या दो मांगे रखी हैं। देखिए, CTT का एक पहल काफ़ी सालों से हो रहा है, तो हम लोगों ने इस बार ये सिफारिश रखी है कि CTT को एक फेस्ड मैनर में देखा जाए। भले इंटायर कमोडिटी सेगमेंट में CTT रिड्यूस करना अगर चैलेंज है, तो हम इसे एक पायलट की तरह रन करें, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में CTT को ज़ीरो करें और उसके बाद उसका आउटकम और या इम्पैक्ट उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर ज़ीरो करते हैं तो हमें ये ट्रैक रखना है कि उसमें वॉल्यूम की बढ़ोतरी कितनी हो रही है, कितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर वो सही रहता है तो फिर इस पायलट को आगे एक्सटेंड किया जाए। तो ये हमारी पहली सिफारिश है। दूसरी डिमांड हम लोगों ने ये रखी है कि अगर आप गोल्ड ETF की बात करें, तो आज गोल्ड ETF अगर आप बाई करते हैं और उसे आप सेल करते हैं, तो आप उससे उसका जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन बहुत डिफरेंट है। आपके वो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आता है। तो अगर आप एक हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, तो आपको आपके हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में उसका प्रॉफिट चला जाएगा। वहीं अगर आप इक्विटीज बाई करते हैं, तो इक्विटीज में आपको, अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेचा है तो उसे शॉर्ट टर्म टैक्स इम्प्लीकेशन होता है और लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि गोल्ड ETF या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ अगर कमोडिटीज किया जाए, तो इसे भी इक्विटी की तरह एक दर्जा मिलना चाहिए, जहाँ पे टैक्स आपका टैक्स स्लैब के बेसिस पे ना हो के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो उसके अंदर, उसके दायरे में गोल्ड ETF को लाना है। तो ये दो हमारी डिमांड है। उम्मीद करते हैं कि इस पे कल कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। जय, एक और मेरा सवाल होगा गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव को लेकर। मेहता जी से वो सवाल होगा, आपको क्या लगता है? दो तरह के सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं, या तो 2.5% से 5% तक की कटौती, कुछ लोग हैं उनको लगता है कि कुछ कटौती हो जाए इंपोर्ट ड्यूटी में। वो सिनेरियो में कितनी कीमतों में गिरावट आ सकती है? अगर 2.5% की कटौती होती तो कितनी गिरावट आएगी, 5% की होगी तो कितनी गिरावट आ सकती है गोल्ड कीमतों में? अगर कोई भी बदलाव नहीं हुआ तो क्या कुछ तेजी की संभावना है क्या? क्योंकि आप अगर MCX गोल्ड को देखेंगे तो MCX गोल्ड का भाव स्पॉट के मुकाबले करीब करीब 1,000 रुपए के डिस्काउंट पर है। तो क्या वो डिस्काउंट कम होकर 500-600 रुपए का रह जाएगा? आप किस सिनेरियो की तरफ की उम्मीद कर रहे हैं, और क्या कुछ हो सकता है उसकी तैयारी में रहे जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जय, आपसे मेरा सवाल था ये। सॉरी विश्वमोहन जी, मैं सवाल नहीं ठीक से सुन पाया, कृपया आप देखिए, रिपीट गोल्ड करें। इंपोर्ट ड्यूटी के दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक, इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कटौती होती है 2.5% से लेकर 5%, जैसे कुछ तबके लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह की कटौती हो सकती है, तो कितनी गिरावट आ सकती है? और दूसरा, अगर नहीं कटौती होती है, कोई बदलाव नहीं होता है इंपोर्ट ड्यूटी में, तो क्या असर होगा मार्केट पर? क्या MCX गोल्ड में स्पॉट के मुकाबले जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट क्या कम होगा क्या? जी विश्वमोहन जी, देखिए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी में गिरावट होता है या कटौती होती है, तो उतना पैरिटी कम देखने को मिलेगा और गोल्ड प्राइसेस में एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। प्राइसेस में दबाव देखने को मिल सकता है। जहाँ तक उम्मीद ये है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में यहाँ कोई इस तरह के चेंजेस आने की उम्मीद कम है। आई थिंक मेहता जी
इस पे ज़्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है तो पैरिटी प्राइस के हिसाब से यहाँ पे नी जर्क रिएक्शन में गोल्ड के दाम कम होंगे ज़रूर। तो चलिए, वो तो इंपोर्ट ड्यूटी कटौती होगी तो डेफिनेटली कम होंगी, लेकिन अगर बदलाव कुछ नहीं हुआ तो क्या असर होगा? मेहता जी, सिमिलर सवाल आपसे भी होगा। आप क्या कि इस सिनेरियो को कैसे डील करेंगे और जो ट्रेडर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है तो उसमें गोल्ड का कोई खास जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना जिक्र है कि ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ साथ में गोल्ड का भी इंपोर्ट जो है वो उस हाईएस्ट फॉरेन करेंसी उसके अंदर खर्च हो रही है। मुझे लगता है कि आज के सर्वे रिपोर्ट को देखकर मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई कटौती की उम्मीद नहीं है। और यदि ड्यूटी कम नहीं होती है तो गोल्ड कल एमसीएक्स पर अभी लगभग 1,000 रुपए डिस्काउंट में गोल्ड चल रहा है, कल वो रिकवर हो जाएगा। और स्पॉट मार्केट में तकरीबन 1,500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, वो भी कल रिकवर हो सकता है यदि कोई भी ड्यूटी में कमी नहीं हुई। और साथ ही साथ सिल्वर में भी इस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही है, तो सिल्वर प्राइसेस भी कल उसी प्रकार से तेज हो सकते हैं। डिमांड की बात कर लेते हैं। मेहता जी, क्या लग रहा है, अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिसका अनाउंसमेंट कल हो सकता है या आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी होगी? सबसे हमारी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि बुलियन एक्सपोर्ट को परमिट किया जाए। तो मुझे लगता है कि बुलियन एक्सपोर्ट को लेकर जरूर आईआईबीएक्स के जरिए एक्सपोर्ट की परमिशन मिल सकती है। साथ ही जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए गिफ्ट सिटी में, तो जिससे कि ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। वो भी मुझे लगता है कि ये दोनों मांगे हमारी जरूर पूरी होगी। और तीसरा हमारा एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ये सोच है कि सरकार गोल्ड के कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दे, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ते जाता है, लोग कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा इस डर से घर का सोना निकालते नहीं है। यदि ये घर का सोना मार्केट में आ जाए, इस पर टैक्स की छूट मिल जाए, तो बहुत सारा गोल्ड मार्केट में आएगा और हमें शायद इंपोर्ट करने की कम जरूरत पड़ेगी। तो इससे हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और एक जो मांग है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाए, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक, आईएफएससीए, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, सबको लेकर हमें चलना पड़ता है, तो ये हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एक सिंगल रेगुलेटर हो जाए तो ये बहुत अच्छा। सर मेहता जी, एक और आपकी जो डिमांड की लिस्ट थी वो मैं पढ़ रहा था, आप लोगों ने शेयर भी किया था। आईएवीएक्स के जरिए सभी गोल्ड इंपोर्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या एक प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा शिफ्ट कर देना इंपोर्ट को, ये सही फैसला होगा क्या, तर्कसंगत है क्या? लगता है कि विश्वमोहन जी, ये थोड़ा सा जो समझने वाले हैं उनके मन में कंफ्यूजन है। एक आईआईबीएक्स में एक तो क्वालिफाइड ज्वेलर जो होते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही बैंक को भी उसकी परमिशन है। हम चाहते हैं कि बैंक भी आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट करे। बैंक क्यों डायरेक्टली सप्लायर से माल ले खरीदती है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि बैंकें भी आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट कर सकती है। तो जो जो छोटा ज्वेलर है उसकी भी डिमांड फुलफिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि कई छोटे ज्वेलरों की ये डिमांड है कि हमें आईआईबीएक्स पर ट्रेड करने नहीं मिलता। तो अगर आपके बैंक को ट्रेड करने की अनुमति ऑलरेडी अवेलेबल है तो बैंक आपकी ट्रेड क्यों नहीं कर रही है? आपके बैंक को बोलिए कि आईआईबीएक्स पे ट्रेड करे। इससे छोटे ज्वेलर को भी सस्ता सोना मिलने की उम्मीद है। लेकिन इन छोटे ज्वेलरों को बैंकों को कहना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ने आपको परमिशन दी है, आप रिजर्व बैंक द्वारा नोटिफिकेशन के तहत आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट कीजिए, तो उनको भी सोना सस्ता मिलेगा। मेहता जी, एक और सवाल मेरा होगा, एक कनेक्टिंग सवाल ही है। सेपा के तहत जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें गोल्ड के लिए जो डिस्काउंट मिल रहा है, सेपा के तहत जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम वहाँ, उससे सस्ता हम चांदी इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसके अंदर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गलत सोच है। वो सारी बैंकें
जो मार्केट ओपन मार्केट में गोल्ड सिल्वर को इंपोर्ट करती है, वो यदि आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट करे तो उनको भी तो सस्ता सिल्वर मिलेगा। वो क्यों नहीं करती? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। इतने सारे सवाल इस सिल्वर की ड्यूटी को लेकर लग रहे हैं कि सेपा के तहत ये ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी बैंक को भी लग सकती है अगर आप बैंक भी आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट करें। बैंक क्यों नहीं करती इंपोर्ट? ये तो सवाल बैंकों का, ये तो सवाल मेरा सारी बैंकों से है कि आप आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट क्यों नहीं करते, ताकि सभी ज्वेलर्स को सस्ते में सिल्वर भी मिल सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आईआईबीएक्स और किसी की गलती नहीं है, यहाँ बैंकों की गलती है जो यहाँ से इंपोर्ट नहीं करते। ओके सर, ये मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि आपको ये नहीं लगता कि सेपा के तहत गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी को यूनिफॉर्म एक ही ड्यूटी लेना चाहिए, एक ही ड्यूटी रखना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। हमने तो पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से गोल्ड की ड्यूटी में 1% का रिडक्शन है, वैसे सिल्वर में भी आप 1% 2% का रिडक्शन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शो है तो थोड़ा सा अलग मेहता जी, एक और मेरा सवाल होगा, अगर चांदी के इंपोर्ट को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, बाकी पोर्ट पर जिस तरह से माल रोके गए, अगर सिमिलर सेपा के तहत भी अगर माल लाया जा रहा है, अगर वहां पर रोके गए, लेकिन आईएबीएक्स पे आसानी से वो माल क्लियरेंस मिल जाता है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? पीछे की वजह सर, कस्टम जो कानून है देश में वो एक ही कानून है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, इसीलिए माल रुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ माल दूसरे पोर्ट पर भी क्लियर हुआ है यदि सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। ये गलत आयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो गया कि वहां पे क्लियर हो रहा है, वहां पे क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। कस्टम कानून देश में एक ही है। यदि आपके पास प्रॉपर पेपर हैं, यदि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो आपका माल कोई भी कस्टम वहां से क्लियर होगा, इसमें कोई गलत नहीं। सर, अब बजट डिमांड में आपकी एक और जो डिमांड थी कि अगर ईएमआई के जरिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की इजाजत मिले, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर छोटे ज्वेलर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं, या कहीं उनका पैसा फंसने का भी डर हो छोटे जगहों पे, या इसका दायरा आप चाह रहे हैं कि चंद ज्वेलर्स को ही मिले? अगर पूरी फैटर्निटी को मिलेगी तो आपको डर नहीं लगता ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा छोटे जगहों पर? इसके बारे में फैसला दरअसल रिजर्व बैंक कर सकती है। ये वैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दायरे में नहीं आता है। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक बैंकों को और एनबीएफसी को अलाउ करती है कि आप जो व्हाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स हैं उनके ऊपर, मतलब रेफ्रिजरेटर, टीवी और फर्नीचर आइटम पे ईएमआई देते हैं, तो उसकी जो रिस्क होती है वो बैंकें लेती हैं और वो एनबीएफसी लेती है। वो रिस्क हमारा कहना है कि गोल्ड के ऊपर भी वो रिस्क यदि बैंक और एनबीएफसी ले तो ये संभव है, लेकिन इससे बिल्कुल ये खतरा जरूर है कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ सकता है, और गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज राजस्व है उसमें भारी कमी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये, मैं ऑप्टिमिस्टिक तो हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिमांड कभी फुलफिल हो। चलिए, अब अतुल चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं और बढ़ते हैं एग्री मार्केट की डिमांड को लेकर। अतुल जी, सबसे पहले मैं तेल तिलहन इंडस्ट्री की डिमांड जानना चाह रहा हूं। एडिबल ऑयल के लिए जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के लिए बड़े ऐलान की इस बार भी उम्मीद है। हालांकि कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। एक तरफ हम दूसरी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखें तो उत्पादन किस तरफ जा रहा है। हम लगातार इंपोर्ट का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या इस बजट में कुछ फैसला होगा? अगर फैसला होगा तो कुछ उसका एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होगा क्या? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है, और मैं समझता हूँ उम्मीद हम लोगों ने अभी भी नहीं छोड़ी है, जबकि पिछले 10 सालों से एनएमईओ के बारे में बातें सुनते चले आ रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि इस मर्तबा थोड़ी सीरियसनेस दिखाई दे रही है, और वो इसलिए भी है कि रूरल एरियाज में और स्पेशली एडिबल ऑयल सीड्स में काफी कुछ किसान हतोत्साहित हुआ है, और जिसके के कारण है मैं समझता हूं कि ये इस बार नेशनल मिशन शायद इंप्लीमेंट हो जाए। पर इसको इम्प्लीमेंटेशन में मेरी केवल एक ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक कोई चैंपियन को अपॉइंट करिए जो कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के बीच में ब्रिज का काम करे, और उसकी जो पहुंच होनी चाहिए वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के हो।
अब देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो चाहती है कि दाम बहुत अच्छे मिले किसानों को ऑयल सीड के और सबके, जिससे कि वो उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसका जो मैंडेट है कि प्राइसेस को घटाए। तो ये तो जो जद्दोजहद है और इसमें अल्टीमेटली किसान मारा जाता है। तो हिंदुस्तान में जब भी ये एक मरतबा आपको ध्यान हो कि लेट 80s में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड लॉन्च हुआ था, उस समय जो उसका जो लीडर था वो मिस्टर सैम पिट्रोडा थे। उनकी डायरेक्ट कनेक्शन उस समय के प्राइम मिनिस्टर से थी। मेरा तो ये मानना है कि एनएमईओ अगर अपॉइंट भी होता है तो ऐसा बंदा ऊपर में अपॉइंट होना चाहिए उसको ड्राइव करने के लिए, जिसकी की ऐसी स्टैचर हो कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में वो एक ब्रिज का काम करे। तो ये पता नहीं बजट में होगा कि नहीं होगा, पर मेरे को अंदाज है कि शायद इस मर्तबा बजट के अंदर एनएमईओ के ऊपर कुछ न कुछ हम लोगों को शायद सुनाई पड़े, और सुनाई भी पड़े और ग्राउंड तक उसकी आवाज़ भी पहुंचे और उसका कुछ फ़ायदा भी मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई सारे सवाल आपके लिए और भी होंगे अतुल जी, और साथ ही सुरेंद्र मेहता जी और जय आपके पास भी आएंगे। एक कल क्या कुछ हो सकता है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट के लिए बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकता है। सिर्फ बुलियन ही नहीं, हम तमाम इंडस्ट्री जो कमोडिटी से लिंक्ड है उनके लिए क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कमोडिटी महापंचायत कर रहे हैं। जी, आपसे बातचीत हो रही थी, अब बात करते हैं तिलहन के प्राइसिंग को लेकर। प्राइसिंग काफ़ी समय से स्टेबल है, अब कंज्यूमर्स के लिहाज से उतनी चिंता की बात नहीं है। क्या ये सही समय है कि हम यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएं और घरेलू किसानों को फ़ायदा दे और उन जो इनकी पैदावार है उनमें उनका फोकस ज़्यादा बढ़े, उनका रुझान ज़्यादा बढ़े तिलहन पे? क्या ये फैसले लेने का सही वक्त आ गया है? मैं समझता हूँ ये फैसला तो काफी दिन पहले भी ले लेना चाहिए था, और जब मस्टर्ड क्रॉप की मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी ये एक्चुअली उस समय लेना चाहिए था। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब बहुत वक्त हो गया है। कोई औचित्य नहीं है कि आज आप इंपोर्ट ड्यूटी केवल 5% रखें और अपने किसान जो है बेचारा आधे से ज्यादा माल तो वो एमएसपी के नीचे बेच चुका। मस्टर्ड के मुतल्लक बात कर रहा हूँ, और सोयाबीन भी देखिए आज एमएसपी के नीचे बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ विरोधाभास है कथनी और करनी में। तो ये जरूरी है कि आज इंपोर्ट ड्यूटी को मिनिमम आप 20% करें क्रूड ऑयल्स के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है कि हम लोग आज मलेशिया और इंडोनेशिया की रिफाइनरीज को प्रोत्साहन दें एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रिफाइनरीज। तो मेरा तो ये मानना है, और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद का भी कहना है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके मुतल्लक मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप क्रूड ऑयल की ड्यूटी 20% कर रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम इंपोर्टेड रिफाइंड ऑयल्स की ड्यूटी, जिसमें पामोलिन इंक्लूडेड है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए 35%। वेदर ये बजट में होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, और क्या होता है आजकल बहुत सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली साल में कभी भी हो सकती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस बजट में ये अनाउंस कर देती बहुत अच्छी चीज। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज हम लोगों की जो ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जूझ रही है। कि आज जो फिनिश गुड्स हैं ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री के, जैसे सोप नूडल्स हुआ या स्टीयरिक एसिड हुआ, ये सब पाम के ही डेरिवेटिव्स हैं। इनके ऊपर जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट हो रहा है, और अपने यहाँ सीपीओ जो इंपोर्ट करते हैं वो सब करते हैं, उन सब पे ड्यूटी है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर जीरो ड्यूटी बंद होनी चाहिए, और या तो फिर इसको बंद करें या इसके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दें। और यही मेरा इल्तिजा होगी रिफाइंड पामोलिन के लिए भी, अगर आप ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते तो उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दीजिए
कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान में 15-20% तेल पामोलिन आए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है और वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी 30-35% से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो अपनी खुद के सेक्टर को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शायद इस बात को तवज्जो दें। ड्यूटी ऐसा डेफिनेट इंडस्ट्री नहीं में बढ़ाएंगे, डिमांड नहीं तो फिर बाहर दूसरे देशों की जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा और वो रिफाइंड पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी उसी हिसाब से करेंगे और क्रूड पाम का जैसे हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है और रिफाइंड का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए हम एक एक चुनौतियों की बातचीत कर रहे थे। जय, अब आपके पास आएंगे दो चीज़ें। एग्री वायदा में जिस तरह के वॉल्यूम लगातार कम हो रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता है। आप सीपीआई के वेस्टर्न जोन के चेयरमैन भी है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो जो बैन किए गए एग्री वायदा, लोगों को इंतजार था कि चुनाव के बाद कुछ उस तरह के फैसले हो, वापस से उसकी री एंट्री हो जाए। हालांकि बजट के बाद भी इस तरह के फैसले होंगे। और दूसरा, हेजर्स के लिए टैक्सेशन में राहत, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है वो हेजिंग के लिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। क्या लग रहा है, इस तरह की कुछ उम्मीदें करें इस बजट में? और ओवरऑल इस बजट से आपकी उम्मीदें क्या है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या कुछ आ सकता है कमोडिटी के लिए? विश्वमोहन जी, देखिए ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। एज एन एसोसिएशन भी हमें इस बात की चिंता है कि भारत एक एग्री प्रधान देश है और यहाँ पे एग्री कमोडिटीज़ पे वॉल्यूम जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। तो हालांकि यहाँ पे उम्मीदें बहुत हैं, बट जिस हिसाब से जो माहौल है और इकोनॉमिक सर्वे में भी जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें उम्मीद थोड़ा कम लग रहा है कि कमोडिटी सेक्टर के लिए कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है इस बजट में। हालांकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा और सीटीटी का एक डिमांड है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है। उस पे जो हम लोगों ने एक सुझाव रखा है, अगर उस पे गौर हो तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है कि आप अगर पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स से सीटीटी ना घटाएं, आप एक ट्रायल या पायलट रन करें, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसे इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक आपने हेजर्स के लिए बात की, यहाँ पे एग्री में दूसरा और एक चैलेंज है कि यहाँ पे प्रॉपर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो बैन लग जाते हैं एग्री में, जिसके कारण सीरियस पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस का लौटने का या कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एज सच यहाँ पे बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना कि कमोडिटीज़ मार्केट के लिए बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर यहाँ पे प्रस्ताव या रेजोल्यूशंस आएंगे, उस पर मेरे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। जी, 1 मिनट में अब मैं आपका जवाब चाहूंगा। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? लिस्ट तो ठीक है, हर एसोसिएशन अपनी लिस्ट देती है, खाना पूर्ति की तरह हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कल बुलियन मार्केट के लिए, जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या अनाउंस हो सकता है? मेहता जी। देखिए, मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि बुलियन एक्सपोर्ट की अनाउंसमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और हम अभी पूरी तरह से सक्षम है बुलियन एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी है, जितनी भी भारत में रिफाइनरी हैं, वो सारी रिफाइनरी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी हैं। तो ये अनाउंसमेंट, और जैसे मैंने पहले कहा, एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर गिफ्ट सिटी के अंदर, ये दो अनाउंसमेंट की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। साथ ही हमने एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो वित्त मंत्री ने 2 साल पहले अनाउंस किया था, उसमें हम कुछ थोड़ा सा फेरबदल चाहते हैं। वो फेरबदल मेरे ख्याल से हमारा मंजूर कर लिया जाएगा और ये हो जाता है तो भारत में एक स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना बहुत ही जल्द हो सकती है। और जो छोटे छोटे से लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं या छोटे ट्रेडर्स हैं, वो ईजीआर के जरिए गोल्ड की ट्रेडिंग शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की तरह कर सकते हैं। तो ईजीआर बुलियन एक्सपोर्ट का ऐलान हो सकता है और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर गिफ्ट सिटी में खुल सकता है, आपको ये उम्मीद है? अतुल जी, छोटा जवाब दीजिएगा, क्या लग रहा है, क्या कुछ एग्री सेक्टर के लिए कल आ सकता है? देखिए, डेफिनेटली अपना 1.4% जो आज की तारीख में एग्री ग्रोथ रह गई है, जो लास्ट ईयर 4.7 थी, तो डेफिनेटली एग्री सेक्टर को तो वो गवर्नमेंट तो इस बजट में वो इंसेंटिवाइज करेगी। किस रूप में करेगी,
ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। पर जहां तक आप अभी एनसीडीएक्स और इसकी क्या नाम कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर रहे थे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सेंसिटिव कमोडिटीज के ऊपर गवर्नमेंट अलाउ करे। जो नॉन सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उनके ऊपर शायद डेफिनेटली कुछ न कुछ रियायतें या वो फैसिलिटेशन हो सकता है। तो ओवरऑल पर ये पॉजिटिव रहेगा रूरल सेक्टर के लिए। अब वो किस रूप में रहेगा, मैं समझता हूँ शायद ये भी रहे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काफी कुछ ये बजट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज काफी कुछ हम लोग सुन रहे हैं कि किसानों को एनकरेज कर रहे हैं कि पैडी से ऑयल सीड में या मक्के के ऊपर डाइवर्ट हों। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेटली अनाउंसमेंट्स आएंगे और एग्री सेक्टर के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे फॉर श्योर। बहुत कुछ अनाउंस ना हो, लेकिन एग्री सेक्टर तो सरकार का फोकस रहेगा ही, और खास करके एग्री इंफ्रा, इससे रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ अनाउंस होता है, ग्राउंड तक क्या कुछ पहुंच पाता है। शुक्रिया मेहता जी आपका, जय आपका, अतुल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी महापंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।